नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। आपने देखा ही कि कल किस तरह से नरेंद्र मोदी देश के सामने आए और देश के सामने आकर उन्होंने देश को संबोधित किया। अमूमन वो 8 बजे आते हैं। लेकिन क्योंकि कल इंडिया पाक मैच था, इसलिए वो 5 बजे ही अवतरित हो गए और 5 बजे अवतरित होकर उन्होंने देश को खिताब किया। देश को लगा कि अचानक से मोदी जी देश को खिताब करने जा रहे हैं, तो जरूर कुछ बड़ा ऐलान होने जा रहा होगा। जरूर कुछ H1B वीजा को लेकर, या जिस तरह से टैरिफ 50% लगाया गया है उसको लेकर, या फिर और कुछ कोई बड़ा ऐलान ऐसा करेंगे ताकि आने वाले वक्त में कुछ बड़ी राहत जो देशवासी हैं उनको मिलेगी। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी ठहरे। जब वो देश के सामने आए तो उन्होंने वही बात जो पहले वो कह चुके हैं कि जीएसटी स्लैब में बदलाव किया जाएगा, वही बात वो फिर से दोहराते हुए नजर आए। और उसमें जिस तरह से उन्होंने बचत उत्सव इसको कहा है, आप सोचिए कि ये जीएसटी का स्लैब आखिर किसने डिसाइड किया था? ये जीएसटी लगाया किसने था, जिसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते थे? नरेंद्र मोदी ने। और उसके बाद इसमें स्लैब में बदलाव किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। किसके कहने के बाद किया? राहुल गांधी के कहने के बाद। राहुल गांधी लगातार कहते रहे कि एक स्लैब होना चाहिए जीएसटी का, ये गब्बर सिंह टैक्स है, इससे पूरी तरीके से व्यापारियों की कमर टूट गई है, एमएसएमई सेक्टर जो है पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है। अब इन्हीं तमाम बातों को नरेंद्र मोदी कल दोहराते हुए नजर आए। अब इसको इस तरह से दिखा रहे हैं जैसे ये जो 8 साल से लूट हो रही थी, ये लूट दरअसल कांग्रेस कर रही थी, और अब मोदी जी अवतरित हुए हैं, और मोदी जी अवतरित होकर उन्होंने अब इससे हम सबको निजात दिला दी है। आप ये देखिए कि जुमलों का जो दौर है, ये झूठ फरेब पाखंड का जो दौर है, ये मोदी जी का वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। 8 साल से आप ही जनता की जेब काट रहे थे, 8 साल से आप उन्हीं की थाली से उनका खाना छीन रहे थे, और अब 8 साल के बाद आपने जब जीएसटी स्लैब में बदलाव किया है, तो आप इसको ऐसा दिखा रहे हैं कि जैसे आपने देश के ऊपर कितना बड़ा एहसान कर दिया है। मोदी जी ने आज ट्वीट किया, ट्वीट करके एक बार फिर से, और ट्वीट करके उन्होंने तमाम अखबारों की जो हेडिंग्स हैं उनको शेयर किया। शेयर करते हुए उन्होंने ये बताया कि देखिए कैसे उत्सव का दौर है, और इस उत्सव के दौर में सब कुछ जो है वो रंगा हुआ है। देख लीजिए आप, तमाम अखबारों की ये हेडलाइन है जिनको उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है, अखबारों की कटिंग को शेयर किया है। और अखबारों की कटिंग को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, फ्रॉम मार्केट्स टू हाउस होल्ड्स, GST Bachat Utsav bring a festive buzz, ensuring lower cost and brighter smile in every home. तो मोदी जी से ये पूछा जाना चाहिए अब कि मोदी जी आपने इतना वक्त आखिर क्यों लगा दिया? ये स्माइल लोगों के चेहरे पर, उनके घरों में, ये आप चाहिए, ये सवाल पूछा ही जाना चाहिए। और लगातार आप ये सवाल इसलिए भी पूछना बहुत जरूरी है कि कैसे लगातार जो लूट हो रही है वो आप देख रहे हैं। अब इसको लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल एक ट्वीट किया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नरेंद्र मोदी जी, आपकी सरकार ने कांग्रेस के सरल और कुशल जीएसटी के बजाय अलग अलग 6 स्लैब से वसूली कर गब्बर सिंह टैक्स लगाया है और 8 साल में 55 लाख करोड़ से ज्यादा वसूले। अब आप 2.5 लाख करोड़ के बचत उत्सव की बात करके जनता को गहरे घाव देने के बाद मामूली बैंडेड लगाने की बात कर रहे हैं। जनता कभी नहीं भूलेगी कि जनता कभी नहीं भूले माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाह रही थी कि कैसे जो ट्वीट किया गया है उसमें जनता कभी नहीं भूलेगी कि आपने उनके दाल चावल अनाज पेंसिल किताबें इलाज किसानों के ट्रैक्टर सबसे जीएसटी वसूला था। अब आपकी सरकार को तो जनता से माफी चाहिए। आप यहाँ पर उत्सव की बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर
ट्वीट किया गया है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि स्वदेशी की जो बात लगातार की जा रही है और एक लंबा चौड़ा भाषण दिया गया है कि स्वदेशी किस तरह से अपनाई जाए, स्वदेशी में क्या क्या किया जाए, ये सब कुछ जो है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसको लेकर संजय सिंह ने ट्वीट किया है। मैं चाहूंगी कि उस ट्वीट को भी यहाँ पर दिखाएं, जिसमें उन्होंने लिखा है, भाइयों बहनों, मैं स्विट्जरलैंड की घड़ी, इटली का चश्मा, जर्मनी की पेन, अमेरिका का फोन, जर्मनी की कार, विदेशी हेलीकॉप्टर, विदेशी जहाज सब इस्तेमाल करता हूं। मैं विदेशी बन चुका हूं, कभी भी झोला लेकर भाग जाऊंगा, आप लोग स्वदेशी बनिए। तो ये दिखा रहे हैं कि देखिए कैसे खुद सारा जो विदेशी माल है वो अपनाते हैं, और बात यहाँ पर कैसे आप हम सबको ज्ञान पेला जा रहा है कि आप कैसे स्वदेशी अपनाएं। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ज्ञान आपको दिया जा रहा है, लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं ये साफ तौर पर दिख रहा है। इस सबके बीच एक और महत्वपूर्ण खबर जो कि सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी हुई है। आपको ये पता ही है कि लगातार चाहे वो मीरान हैदर हो, खालिद सैफी हो, गुलफिशा फातिमा हो, शिफाउर रहमान हो और इसी तरह के और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो पिछले 5 साल से जेल की सलाखों के पीछे हैं। उनका ट्रायल अभी तक नहीं हुआ है। हाई कोर्ट ने उनकी बेल को रिजेक्ट किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में भी हाई कोर्ट की जगह उनको की तरह उनको तारीख पर तारीख ही सिर्फ मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। अदालतों से ही इंसाफ की उम्मीद है और अदालतों में ही इंसाफ नहीं मिलता है, तारीख पर तारीख लगाई जा रही है। आप ये देखिए कि आपने देखा होगा कि कुत्तों को लेकर जिस तरह का जब मामला आया था तो कैसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करके उस पर रोक लगाई थी। आपको अर्नब का केस याद होगा कि कैसे रातों रात जो है वो बेंच बनाकर अर्नब के केस को सुना गया था और उसके बाद उनकी रिहाई हुई थी, उनको बेल मिल गई थी। लेकिन उमर खालिद, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा, इन सब के नाम जो हैं वो आप समझ सकते हैं कि इसका ही एक रीजन है कि उनको सिर्फ तारीख मिल रही है, इंसाफ नहीं मिल रहा है। और आज भी जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया तो और ये कहा गया कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से, जो आरोपी हैं उनकी तरफ से जो पेश हुए थे, उन्होंने कहा कि आप इस मामले को दिवाली से पहले, आप इसको सुनकर इस मामले में दिवाली से पहले आप बेल दें, हमें जेल से जो है वो बाहर का रास्ता दिखाया जाए। 5 साल से स्टूडेंट हैं जिनको और पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, बेकसूर हैं, जिनको जेल में बंद किया गया है। इसको लेकर 2 जजों की बेंच ने ये कहा कि इसको लेकर दिल्ली पुलिस को जो है वो नोटिस जारी कर दिया गया है और फिर से एक और तारीख दे दी गई है और अब ये तारीख है 7 अक्टूबर की। अब देखना ये होगा कि 7 अक्टूबर को भी अगली कोई तारीख मिलती है, कोई फाइल गायब हो जाती है, कोई जज छुट्टी पे चले जाते हैं, या फिर वाकई में प्रॉपर तरीके से कोई सुनवाई शुरू होती है। 5 साल हो गए हैं, 5 साल से ढंग से सुनवाई नहीं शुरू हुई है, अभी कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं और सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। ये है इंसाफ की स्थिति इस देश में और इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अदालतों से इंसाफ की उम्मीद हो तो अदालतों से ही इंसाफ नहीं मिलता है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं स्क्रीन पर, आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। फिलहाल मेरे साथ अरुण दीक्षित जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है। अरुण जी, बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। 2 और खास मेहमान जल्द ही मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। अरुण जी, सबसे पहले बात मैं करूंगी मोदी जी की। मोदी जी जिस तरह से कल से हम ये देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने छप्पर फाड़ के न जाने क्या हमारे साथ बरसात उन्होंने कर दी है। एक उन्होंने ऐसा काम कर दिया है कि अब से पहले किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, यानी कि जेब भी आप काटिए, लूट भी आप करिए और फिर उसके बाद आप मरहम लगाने का आप काम कर रहे हैं कि लीजिए हमने आपकी लाखों की लूट की, कुछ 100 आपको दे दे रहे हैं, मजे करिए। ये इसी तरह से है, बिल्कुल स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं और आप H1B वीजा पर बात नहीं कर रहे, आप ट्रंप के टैरिफ पर बात नहीं कर रहे और स्वदेशी का ज्ञान दे रहे हैं। चाइना में आप जाते हैं, SCO समिट का हिस्सा आप बनते हैं, चाइना के साथ हमारा कितना बड़ा ट्रेड डेफिसिट है उसकी बात नहीं होती है, लेकिन आप सिर्फ देश में ज्ञान दे रहे हैं। और ऐसे वक्त में ज्ञान दे रहे हैं अरुण जी जब नरेंद्र मोदी अपने पॉपुलैरिटी के न्यूनतम स्तर पर है। ये वो दौर नहीं है जब मोदी जी कहते थे दिए जलाओ, ताली थाली बजाओ और लोग सड़कों पर आके दीवाने हो जाते थे। अब वो सब देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो क्या ये खिसियाहट है, घबराहट है, क्या है ये लॉलीपॉप जो दी गई है, इसको क्या बिहार इलेक्शन से भी हम जोड़ें? बुशरा जी, मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज्यादा बेशर्मी का उदाहरण और नहीं देखने को मिल सकता। मैं आपकी बात का जवाब दूं उससे पहले एक किस्सा सुनाऊंगा। जब हम छोटे थे तो हमारे गांव में एक बार एक डकैती पड़ी।
डकैतों ने पूरा सामान लूट लिया और उसके बाद जब वो जाने लगे तो घर की मालकिन जो थी बुजुर्ग महिला, वो रोई और कहा कि मेरी बेटी का दहेज तक आप लिए जा रहे हो। तो डाकुओं ने बाकी कुछ नहीं, थोड़े कपड़े और कुछ पैसे वापस दिए, बोले ये रख लो, शादी कर लेना, बाकी देखा जाएगा। तो यही कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। 8 साल में 55 लाख करोड़ रुपया लूटा है। कफन पे भी जीएसटी था, स्कूल की बच्चों की किताबों पे, उनके खाने पे, ऐसी कोई चीज नहीं थी। गरीब से गरीब आदमी, आप ये समझिए कि जो गब्बर सिंह टैक्स जिसको नाम दिया गया, उसकी वसूली किससे हुई है? उससे वसूली उन 80 करोड़ परिवारों से हुई है जिन्हें हम खाना खिला रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ये कह के हम खिला रहे हैं। उन लोगों से हुई है जिनको तमाम योजनाओं का लाभ देने की बात कर रहे थे। तो लूट तो रहे थे, चाहे वो किसी राज्य में महिलाओं को पैसे दिए गए या गरीबों को दिए गए, लौट के कहां से आए हैं? छोटी छोटी चीजों पे जीएसटी थी। और जब कांग्रेस ये बात कह रही थी, राहुल गांधी जब ये बात कह रहे थे, तब लोग मजाक उड़ा रहे थे, तभी गब्बर सिंह टैक्स की बात की गई। और यहाँ थोड़ा विषय से हटके बात है कि जो राहुल कह रहे हैं, चाहे वो जातिगत जनगणना की बात हो, चाहे जीएसटी का स्लैब पूरा करने की बात हो, और दूसरी चीजों में फॉलो तो वही कर रहे हैं, कर नरेंद्र मोदी वही रहे हैं। लेकिन जितनी बेशर्मी के साथ उत्सव मनाने के लिए कहा गया, ये तो ऐसी स्थिति है कि 8 साल आप लगातार लूटते रहे, पीटते रहे, लोगों को जबरन वसूलते रहे। अब आप कह रहे हैं कि उत्सव मनाओ। किस बात का उत्सव मनाएगा? कहां से मनाएगा? अचानक कहां से हो जाएगा? कल तक जीएसटी लगी है, एक दिन में आदमी के पास पैसे हो जाएंगे, एक दिन में आदमी पैसे वाला हो जाएगा। ये जो नजरिया है, इसको कहते हैं बेशर्मी, और कुछ नहीं। सीधे सीधे शब्दों में ये बेशर्मी है। अब दूसरी चीज जो आप कह रहे थे, तो सबसे बड़ी चीज है स्वदेशी की नई परिभाषा जो उन्होंने तय की है, उसको सुन के बड़ा मजा आता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये एक नई चीज हो गई। आप याद कीजिए, अहमदाबाद में सुजुकी की फैक्ट्री में किसी नई गाड़ी को रोल करते हुए या किसी नई उस फैसिलिटी को इनॉग्रेट करते हुए मोदी जी ने कहा, पैसा गोरा हो या काला हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए। और पैसा किसी देश का हो, पसीना हमारा होना चाहिए। अगर स्वदेशी की परिभाषा नरेंद्र मोदी जी सिर्फ ये है, आपकी स्वदेशी का मतलब ये है कि भारत का युवा सिर्फ मजदूरी करे, पैसे विदेशी कमाएं, चाहे वो किसी देश से आए, और वापस ले जाएं। मजदूरी के लिए आप अपने देश के युवाओं को झोंक रहे हैं, और आपकी ये परिभाषा स्वदेशी है। और कहते वक्त जरा सी भी शर्म आपको नहीं आ रही है जब आप स्वदेशी कर रहे हैं? काहे का स्वदेशी है? आप खुद से देख लीजिए। जब आप झूठ बोलते हैं, डंके की चोट पे झूठ बोलते हैं, लगातार बोलते हैं, तब आप ये भूल जाते हैं कि आपके कहने भर से विदेशी चीज स्वदेशी नहीं हो जाएगी। और अगर स्वदेशी की बात थी तो आप डंके की चोट पे कहते, पहले हम मानेंगे स्वदेशी अच्छा है। आप कहिए ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप ने नहीं, हमने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया, और सबूत बताइए। तो सबूत पूछे तो गद्दार हो जाएगा। आर्मी के साथ, आर्मी का जो नुकसान हुआ है वो, उस पर आप बात नहीं करेंगे। हमारे 50 से ज्यादा लोग ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए, उसकी आप बात नहीं करेंगे। पहलगाम के अपराधी आज तक पकड़े नहीं गए, जो मारे गए थे सो कॉल्ड लोकसभा का सत्र शुरू होते वक्त, उनकी पहचान को लेकर के अलग अलग डाउट है। जो तस्वीरें आपने जारी की थी, वो लोग वो नहीं थे। तो आप कितना झूठ बोलेंगे, कहां चलेंगे? अगर स्वदेशी की ऐसी ही बात थी तो एक बार कहिए, डंके की चोट पे कहिए कि शी जिनपिंग गलत है, उन्होंने लद्दाख में हमारी जमीन पे कब्जा किया है चीन ने। कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। और जब अभी तो उन्होंने जिस तरह का H1B वीजा पर जो फीस ला दी है, उसको आप क्या समझेंगे? कितना बड़ा नुकसान, युवा पीढ़ी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आपके मुंह में एक शब्द नहीं है, आप बोलने को तैयार नहीं है। कहां बात करेंगे और कब बात करेंगे? और स्वदेशी की परिभाषा समझाइए आप। स्वदेशी कहां से बन रहा है, कैसे स्वदेशी है? हर चीज जिसके लिए आप याद करिए, कुछ साल पहले चीन की लड़ी, चीन के गणेश, छोटी आंखों वाले गणेश, और इन सब की बात हुई थी। अब चीन से कारोबार का आंकड़ा क्या है? आप कितना इंपोर्ट कर रहे हैं, कहां पहुंचा है वो? कभी देश के सामने रखिए, तब आपके स्वदेशी की तस्वीर सामने आएगी। दरअसल लगातार झूठ पर झूठ बोलते हुए मोदी जी ये भूल जाते हैं, वो अपनी अलग दुनिया में है।
उनको ऐसा लगता है कि बस मैं जो कह रहा हूं वो सब अंतिम सत्य है, वही ब्रह्म वाक्य है। कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो बस जो उनके मुंह से निकला वो सच, उसके अलावा बहुत सारी चीजों पे मजाक बनता है। चाहे वो रडार का मामला हो, चाहे वो नाले की गैस हो, मोदी जी ने बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे ही उन्होंने स्वदेशी बोल दिया। स्वदेशी तब मानेंगे जब वो भारत में बनी गाड़ी में चले, भारत के बने जहाजों में सैर करें, कपड़े वो पहने जो भारत के हों, चश्मा वो लगाएं, तमाम चीजें जो हैं वो भारतीय जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल खुद करें। लेकिन वो नहीं करते। निजी तौर पर बातें करने का औचित्य नहीं है, लेकिन जो उनकी निजी जिंदगी की बातें बाहर आती हैं उनको आप सुने तो शायद ब्रिटेन के अब तो महाराज हैं, महारानी नहीं रही, वो भी इस तरह नहीं रहते होंगे। और दुनिया के बड़े से बड़े शहंशाह जो हैं सऊदी अरब के और उसके, वो भी ऐसे नहीं रहते होंगे जैसे नरेंद्र मोदी रह रहे हैं। और एक तरफ कहते हैं कि मैं तो फकीर हूं, झोला उठा के चला जाऊंगा। कायदे से हमें उम्मीद ये थी कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ जो दोस्ती का नया अध्याय शुरू हुआ है उस पर बोलते, क्योंकि आप याद कीजिए जिस दिन पहलगाम का बहसरण घाटी का जो कांड हुआ था उस दिन मोदी जी सऊदी में थे और कितनी बार सऊदी गए, गले मिलते थे सब है। और वो सऊदी आज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। जिन शी जिनपिंग को आपने अपने घर में झूला झुलाया वो आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। उन्होंने उनके मिसाइल जो उनके ड्रोन जो है उन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है। पुतिन भी कहते हैं, जो आपके दोस्त हैं, पुतिन भी कहते हैं कि हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है पाकिस्तान। किसी ने नहीं कहा कि हिंदुस्तान हमारा अच्छा दोस्त है, कोई नहीं बोला। आप डंका लेके गए थे माय डियर डोनाल्ड ट्रंप, आपको लगातार उन्होंने अभी लंदन में प्रिंस चार्ल्स के सामने, किंग चार्ल्स के सामने ही बोला कि हमने जो है युद्ध विराम कराया। तो वहां बताइए ना कि कोई विदेशी ताकत बीच में नहीं आई, हमने खुद किया है, वहां कुछ नहीं बोलेंगे। अब ये कौन सी परिभाषा है, ये समझा दें कि स्वदेशी विदेशी कंपनी आए, माल बनाए, ले जाए, बेचे, कुछ करे। जो हमारा युवा है वो पिसे, वो मजदूरी करे, वो उनकी गुलामी करे। तो क्या आप ईस्ट इंडिया रूल लाना चाहते हैं, फिर से भारत को गुलाम बनाना चाहते हैं स्वदेशी की आड़ में? इसकी व्याख्या तो होनी चाहिए, लेकिन नहीं होगी। दरअसल क्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है बुशरा जी कि आज भारतीय जनता पार्टी खत्म हो चुकी है। जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नाम पर है वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह की अपनी पार्टी है। कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में आज इस स्थिति में नहीं है कि मोदी के सामने खड़े होकर ये कहे कि आप जिसको रात कह रहे हो वो रात नहीं, वो दिन है। क्योंकि वो अपनी दुनिया में अलग है। आप कोशिश कीजिए समझने की, दरअसल अभी किसानों को लेके और सहकारिता को लेके तमाम चीजें आई हैं, कहीं कोई बात नहीं। संघ बोल रहा है लेकिन मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। किसान संघ बोल रहा है, सहकारी जो उनका सहकार संघ है वो बोल रहा है, लेकिन अपनों की भी वो बात नहीं सुन रहे, तो हमारी आपकी क्या सुनेंगे? और सबसे बड़ी समस्या कि अगर किसी आदमी ने ये तय कर लिया है कि जो वो सोच रहा है वो सच है और उसको कोई खटखटाने वाला नहीं है, उसको कोई कहने वाला नहीं है, वो क्या करेगा भाई? अगर कैबिनेट में कोई मंत्री खड़ा होके कहता, पता नहीं कैसे राजनाथ सिंह तो उनसे वरिष्ठ हैं, उनके मुंह में जबान नहीं आती। गडकरी भी बाहर बात करते हैं, कभी ऐसा नहीं हमने सुना कि कैबिनेट में वो कहें कि आप जो बातें कर रहे हो ये ठीक नहीं है। अब रही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो करते नहीं जो हम और आप सवाल पूछ लें, अगर पहुंच जाए तो उसका मौका नहीं है। और बात जब करने आते हैं तो या तो मन की बात करते हैं या कमरे में बैठ के कैमरे के सामने करते हैं। पूछे कौन उनसे पूछे कौन कि स्वदेशी क्या है, कि जो मिनरल वाटर की बोतल जो आपके साथ चलती है उसकी कीमत क्या है, कौन बताएगा? क्योंकि मोदी जी को जो परफेक्शन चाहिए अपनी जिंदगी में वो उन्होंने हासिल कर लिया है। अगर कभी इतिहास में फकीर की परिभाषा तय होगी तो जो अगली पीढ़ियां हैं वो फकीरी को नए अंदाज में देखेंगे। एक ऐसा फकीर जो 8,500 करोड़ के विमान में चलता था, जिसकी किचन का खर्चा अकेले आदमी का सामान्य आदमियों से बहुत ज्यादा था, लेकिन चूंकि वो आरटीआई के दायरे में नहीं है इसलिए पता नहीं लगेगा, लेकिन बातें आती हैं। तो उसका कौन पूछे? उन्होंने तय किया। अब वो कहते हैं 25 करोड़ लोग, एक नियो मिडिल क्लास आया। ये नियो मिडिल क्लास है क्या, कहां से आया, उसकी परिभाषा क्या है? वही आपने कहा कि 25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए, पर ये तो बता दीजिए जब 25 करोड़ बाहर आए फिर ये 80 करोड़ को खाना कैसे खिला रहे हैं?
अगर 80 करोड़ में 25 करोड़ जोड़ लें तो 105 करोड़ होते हैं, फिर 140 करोड़। तो क्या आपके आते वक्त तक देश में सिर्फ 35 करोड़ लोग थे जो ठीक से भोजन कर रहे थे? ये कहाँ के आंकड़े हैं? ये कौन सी दुनिया है जिसको अंग्रेजी में फुल्स पैराडाइज में कब तक रहेंगे आप? और सबसे बुरी बात यह है कि जो उनका पितृ संगठन है, जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहते हैं, वो इशारों में तो बात कर रहा है, लेकिन उतनी हिम्मत अब नहीं है कि ये कहे कि भाई स्वदेशी वो है जिसको हम बरत रहे हैं। संघ का स्वदेशी अभियान अलग है, मोदी जी का स्वदेशी अभियान अलग है। अब ये बाप बेटे के बीच का मामला हो गया कह दें तो, क्योंकि भाई आखिरकार पिता तो संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है, उसका स्वदेशी एक थैला और मोदी जी बिल्कुल 10 लाख का महत्वपूर्ण सूट। बातें आप कह रहे हैं जी, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और एक तरह से कलई आपने खोली है। मैं आपके पास लौट रही हूँ। सिद्धार्थ जी और रविंद्र जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत कार्यक्रम में। सिद्धार्थ जी आपसे मैं आपके पास मैं आऊंगी और मैं ये देख रही थी कि किस तरह से जैसे होता है ना, एक पुराना पैकेट सड़ा गला पड़ा हुआ है और आपने अचानक से उसको नया रंग रोगन किया या उस पर एक और पिन्नी चढ़ाई और आप उसको बाजार में बेचने के लिए निकल गए। बिल्कुल मोदी जी वैसे ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब लूट भी आप करिए, डकैती भी आप करिए, जेब भी आप काटिए, गला आप काटिए, थाली से खाना आप छीन लीजिए, सब कुछ आप करिए। 8 साल से त्राहिमाम जनता करे, विपक्ष कहे, राहुल गांधी कहें कि ये तो गब्बर सिंह टैक्स है, इसको बदलिए, इसने पूरे कमर तोड़ दी है छोटे व्यापारियों की और घरेलू अर्थव्यवस्था की, लेकिन आपका कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब आपको लगा कि यहाँ तो अब आने वाले वक्त में बिहार में चुनाव है, यहाँ तो और कुछ हमारे पास कहने के नहीं रहा, विदेश नीति पूरी तरह से हमारी पिट चुकी है, वहां सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान जो है वो डिफेंस डील कर रहा है, ऑपरेशन सिंदूर का फायदा पूरे तरीके से अगर किसी ने उठाया है और नुकसान किसी ने भुगता है तो हम है और फायदा पाकिस्तान ने उठाया है, इसे कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। तो अब आप स्वदेशी की बात कर रहे हैं, अब आप बात कर रहे हैं कि बचत उत्सव जो है मनाया जा रहा है और सब घर में जो है वो दिए जल रहे हैं। आपके घर में जले नहीं जले ये दिए? पूजा वूजा तो आप करके आ रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि ये जो बचत है इससे आप क्या क्या खरीद पाएंगे इस दिवाली पर? एक चीज तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री जी ने जब कल ये लाइव आ रहे थे तो मैंने भी थोड़ा सा सोचा कि रिसर्च कर लेते हैं। मैंने अपना लैपटॉप खोला और 2 विंडो खोल लिए, दोनों में यूट्यूब खोला। एक में खोल लिया भारत का राष्ट्रीय चैनल और दूसरे में खोला प्रधानमंत्री जी का खुद का यूट्यूब चैनल। और जिस समय तक उनका 19 मिनट का भाषण खत्म हो रहा था उस समय मैंने देखा कि YouTube पे 4000 लोग उसको देख रहे थे, राष्ट्रीय चैनल जो दूरदर्शन है उस पर, और प्रधानमंत्री जी के खुद के YouTube चैनल पर 84,000 लोग देख रहे थे। फिर से बता रहा हूं, लाइव जिस समय भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे उस समय दूरदर्शन राष्ट्रीय चैनल पर 4000 लोग देख रहे थे और उनके खुद को चैनल को 84,000 लोग देख रहे थे। उससे ज्यादा तो हम लोगों के कार्यक्रम खत्म होने के 1 घंटे में डीबी लाइव को लोग देख लेते हैं। तो ये तो स्थिति हो गई है उनकी। वो देख के मुझे, और वो जो बोल रहे थे वो सुन के मुझे लगा कि वो एक हारते हुए जुआरी का अंतिम दाव खेल रहे हैं। जब जुआरी जुआ हार जाता है ना तो पॉकेट से फटा पुराना नोट निकालता है, पर्स में 5 साल पहले रखा हुआ 2 रुपए का, 1 रुपए का, 10 रुपए का नोट निकाल के कहता है चलो भैया अंतिम दाव ये खेल लो। तो अगर उन्होंने ये कहा कि आज सुबह सूर्योदय के समय से कोई जीएसटी का उत्सव शुरू हो रहा है, तो उत्सव का तो मतलब होता है कि लोग मनाते हैं। आज सुबह ऐसा तो नहीं हुआ कि मुझे सुबह सुबह उठते समय पटाखों की आवाज के कारण मैं उठ गया, पूरे देश में पटाखे फूट रहे थे, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इसका मतलब ही है, इसका मतलब है कि देश की जनता ने, और देश की जनता तो बात की बात है, खुद मोदी जी के जो भक्त मंडली है उन्होंने खुद देख लिया है कि ये एक घर के बड़े बहुत बुजुर्ग दादाजी हैं, बहुत बड़ा बड़ा पाखंड करते हैं, मन में कुछ आता है तो कुछ कुछ बोल देते हैं, सुन लेते हैं इनकी बात लेकिन मानने लायक नहीं होती है। तो बहुत घर में जो बहुत ज्यादा वयोवृद्ध होते हैं, बुजुर्ग भी कहना अलग बात है, बुजुर्ग की तो राय ली जाती है, कुछ लोग होते हैं वयोवृद्ध, वो वयोवृद्ध घर में रहते हैं, लोग सब लोग उनकी इज्जत तो करता है लेकिन उनकी बात नहीं मानता। तो हो गया है कि जनता ने इसको ये देख लिया कि 8 साल तक जो इन्होंने लूट की आज से उसमें छूट दी, तो कल तक लूट की आज से उसमें छूट दी, चलिए छूट दी, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि जीएसटी में कुछ परिवर्तन आया है, उसके चलते कुछ चीजें सस्ती होगी, जैसे आपके घर में दूध थोड़ा सस्ता हो जाएगा, पार्ले जी बिस्कुट थोड़ा सस्ता हो जाएगा, लेकिन आपके बच्चे पॉकेट मनी अब ज्यादा मांगेंगे क्योंकि पेप्सी महंगा हो जाएगा। तो ये सब मिला के मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पूछा कि एक भारतीय परिवार पर महीने में कितने रुपए की बचत होने वाली है इस नए जीएसटी व्यवस्था से, तो उसने कहा
₹177.81, मतलब 178 रुपए मोटा मोटी मान के चलिए। तो मुझे बताइए, इस देश की जनता को अगर आप एक परिवार को एक महीने में 178 रुपए की कोई छूट दे रहे हैं, तो ये तो हो गया कि ऊंट के मुंह में आप जीरा दे रहे हैं। 178 रुपए में क्या बचने वाला है? इस देश की जनता, मैंने एक डेटा देखा कि पिछले 10 साल में इस देश में 20 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर गए हैं। मतलब वो कमाने का जरिया खोजने के लिए ज्यादा कमाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में कोई भुखमरी है, आदमी अपने जहां जिस घर में रह रहा है, जहां गांव में रह रहा है या किसी शहर में रह रहा है, तो वहां कोई भुखमरी है, ऐसी बात नहीं है। इसके बावजूद वो भारत के 20 करोड़ लोग पिछले 10 साल में अपना स्थान छोड़ के दूसरे स्थान में गए हैं। दूसरे स्थान हर व्यक्ति क्यों जाता है? ताकि उसकी कमाई का जरिया बढ़े। क्योंकि मैथमेटिक्स सबको पता है, छोटा बच्चा भी मैथमेटिक्स की जानता है। 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ मैथमेटिक्स चलता है, कभी मैथमेटिक्स नीचे की ओर -1 -2 नहीं चलता है। तो लोगों को पता है कि बात बचत की नहीं है, बात बढ़त की है। आपने 10 साल पहले आके भाजपा ने अगर ये नारा दिया कि हम विकास करेंगे, विकास का मतलब होता है बढ़त, और कल आपने वो बढ़त का ढ बदल दिया और उसमें च घुसा दिया। बढ़त के बदले आपने बचत बता दी। बचत करने के लिए इस देश का आदमी थोड़े मेहनत कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है अपनी कमाई बढ़ाने के लिए। वो बढ़ाने की बात कर रहा है और आप बचत की बात कर रहे हैं। और बचत भी कैसी बचत? जिस जैसे हमने कहा, 177 रुपए 81 पैसे की आपको महीने की परिवार की अगर बचत होती है, तो ये तो हो गया कि ऊंट के मुंह में जीरा। और दूसरा सबसे मजेदार बात, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें की, क्या कहते हैं, स्वदेशी के बारे में। तो स्वदेशी तो वैसा है ना कि मैं कल सुबह से हवाई चप्पल में पदयात्रा करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस देश में आदि शंकराचार्य भी पदयात्रा किए थे, गांधी जी भी पदयात्रा किए थे, आचार्य विनोबा भावे भी पदयात्रा किए थे। तो मैं भी कल सुबह से पदयात्रा करने के लिए तैयार हूं। प्रधान जी भी अपना 8,000 करोड़ का हवाई जहाज छोड़ दें, वो उधर हवाई जहाज छोड़ दें, हम भी हवाई चप्पल पर आ जाते हैं। दिक्कत कुछ नहीं है। दिक्कत यह है कि आप पर उपदेश कुशल वो होते रहे। रामायण में जो कहावत है कि आप उपदेश तो पर उपदेश, किसी को भी कुछ भी उपदेश दे सकते हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि आपके जेब में जो कंघी होती है ना, वो कंघी भी विदेशी आ गई है, आपको इन सब विदेशी चीजों का बहिष्कार करना चाहिए। तो जैसे ही उन्होंने कहा, मैंने अपने जेब से अपनी कंघी निकाली, देखा कि ये कंघी कहाँ है, तो मैंने देखा कंघी कहाँ की बनी हुई है, तो मैंने देखा मेड इन चाइना बनी हुई है। अब मैं सोचने लगा, मैं तो कभी चाइना गया नहीं हूँ, ये जो कंघी जिसने मुझे बेची वो भी चीनी नहीं था। 5 रुपए की कंघी मैंने भारत के किसी फुटपाथ पर खरीदी थी। चीन से कंघी का स्मगलिंग का धंधा मैं करता नहीं हूं, फिर भी ये कंघी मेरे जेब में कैसे आ गई? इसका मतलब भारत की सरकार ने मंगवाया। अगर भारत की सरकार गुजरात के लोगों को शराब छुड़वाने के लिए शराब बंदी कर सकती है, तो चाइना से कंघी क्यों नहीं रुकवा सकती? अब मंगवाओ तो आप, और कहो हमको मत उपयोग करने के लिए। मतलब ये कौन सा तर्क है? ये हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि मंगवाने का काम आप करते हो। 49 लाख करोड़ रुपए का सालाना चीन से सामान भारत में आता है। हर घर, भारत के हर परिवार में आज 2.5 लाख रुपए का चीन का सामान है। जिस टीवी पर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, जो फोन आप उपयोग कर रहे हैं, उसमें जो पुर्जे लगे हुए हैं वो भी चीन के हैं। और आप जो गेहूं और चावल खा रहे हैं, उसको उगाने में जो खाद का इस्तेमाल हुआ है वो भी चीन से है। तो चीन से आने वाला चीज तो आप मंगवा रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि चीनी सामान छोड़ दो। ऊपर से आप कह रहे हैं कि कंघी के बारे में कह रहे हैं। इसका मतलब तो वो मान रहे हैं कि पिछले 10 साल में ये देश आत्मनिर्भर नहीं हुआ है, ये देश इतना ज्यादा विदेश निर्भर हो गया है कि विश्व गुरु तो अपने जगह, आप अपना एक कंघी नहीं बना सकते हो। तो एक देश जो अपना कंघी नहीं बना सकता, कंघी के लिए वो दूसरे देश पर निर्भर है, वो आत्मनिर्भरता की बात कैसे कर रहा है? तो सच्चाई के बारे में कहा जाता है कि सच एक ऐसी चीज होती है, एक छोटा सा रास्ता भी देख के ना, सच बैलून में हवा की तरह होती है। एक छोटा सा भी पिन मारिए, सच हवा की तरह निकल जाता है। तो जैसे ही कल प्रधान जी ने कंघी का, क्या कहते हैं, आपको एक उदाहरण दिया और वो कहा कि ये विदेशी कंघी का इस्तेमाल नहीं करो, इसका मतलब वो खुद मान रहे हैं कि इस देश में, तो भारत में बनी हुई कंघी भी नहीं मिल रही है, तो भारत में आप कंघी भी नहीं बना सकते, सबसे पहले कंघी बनाइए। फिर उन्होंने कहा, और दूसरी बात, ये जो 178 रुपए का ये बचत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ट्रंप का जो टैरिफ का मार है और ट्रंप ने जो H1B वीसा का मार किया है, उसके चलते सालाना छोड़िए, हर महीने, अगले महीने मतलब अक्टूबर 2025 से हर भारतीय परिवार की कमाई 3,000 रुपए घटने वाली है। क्योंकि अमेरिका में जो H1B वीसा होल्डर हैं, 7 ही लाख लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है, 7 लाख हैं। लेकिन ये 7 लाख लोग हर साल भारत में 5 लाख करोड़ रुपया भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस कहा जाता है।
5 लाख करोड़ रुपया वो भारत भेजते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप भारत में रहते हैं, उनकी बहन की शादी भारत में करनी होती है, उनको संपत्ति जमीन भारत में खरीदनी होती है, वो फ्लैट भारत में खरीदते हैं, वो सोना भारत में खरीदते हैं, भारत के शेयर मार्केट में निवेश करते हैं। और ये जो 5 लाख करोड़ रुपया सालाना वो देते हैं, उसके अनुपात में भारत सरकार का बजट कितना है पता है? पिछले साल पूरे भारत सरकार का बजट 25 लाख करोड़ था। मतलब करीब करीब भारत सरकार के बजट का 1/4 हिस्सा अमेरिका से, भारतीय लोग अमेरिका से भारत भेज देते हैं। तो ये जो पैसा रुकने वाला है, ऊपर से टैरिफ का जो मार है, इसके चलते 3,000 रुपए का तो घाटा हो रहा है। हर परिवार का जो पैसा है उसके पास 3,000 रुपए घटने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए, एक तरफ तो ट्रंप ने एक हथौड़ा लिया और उस टैरिफ नाम के हथौड़े से और H1B वीजा के 2 हथौड़ों से भारत की अर्थव्यवस्था के सर पर इतना जोर से हथौड़ा मारा कि उसका खून बह रहा है। अब आप प्रधान जी एक कंघी लेके पहुंचे हैं कि तुम अस्पताल बाद में जाओ, पहले अपना बाल ठीक कर लो, कंघीट कर लो। ये तो यही हुआ, ऊंट के मुंह में जीरा की बात कर रहे हैं, या इसको कुछ भी कहिए, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। इस तरह का पाखंड करना, दूसरों को उपदेश देना, जिस तरह से दीक्षित जी ने कहा कि ये लगता है कि एक फूल्स पैराडाइज में चले गए हैं, ये अपना एक बबल में बैठ गए हैं। इनको पता ही नहीं है कि दुनिया में क्या होता है, क्योंकि ये जिस लोग कल्याण मार्ग में रहते हैं वहां पर तो मोर भी नाचता है और गाय भी रहती है। अब मुझे नहीं लगता है कि वो मोर का दाना देना है, गाय का चारा लेना है। वो प्रधानमंत्री जी खुद तो कभी दुकान जाते नहीं है, और हम लोग की तरह तो है नहीं कि मेरी पत्नी आपके कार्यक्रम में आने से 10 मिनट पहले मैं कहा कि कार्यक्रम में जा रहा हूँ, कहे वापस आते आते है ना 3 किलो आलू ले आना। तो मुझे जिस तरह की मेरी समस्या है वैसी समस्या तो प्रधान जी को है नहीं। उनका पॉकेट तो, उनके पॉकेट से तो पैसा खर्चा होना नहीं, और वो कुछ भी उपदेश दे देंगे। उपदेश देने में क्या जाता है, कंघी का उपदेश दे देंगे। तो मेरे ख्याल से इस देश की जनता भी इस चीज को पूरी तरह से समझ गई है कि ये एक बुजुर्ग ही नहीं, ये एक बहुत वयोवृद्ध हमारे एक घर के दादाजी है, वो बैठे हुए हैं। वो कभी कभी अगर कुछ बड़बड़ाते हैं तो 2 मिनट के लिए सब लोग सुन लेता है, हाथ भी जोड़ लेता है, पैर भी छू लेता है, लेकिन उनकी बात कोई नहीं मानता। बुशरा जी। जी, बहुत जबरदस्त सिद्धार्थ जी, और बहुत ही आपने अपने नायाब अंदाज में, जिसके लिए आप जाने जाते हैं, उसी तरीके से आपने एक तरह से यहाँ पर पोल खोल कर रख दी है। और जाहिर सी बात है, यही वो तमाम बातें हैं जिनको यहाँ पर कहा जाए, लेकिन बहुत सरल अंदाज में, एक लेमैन की भाषा में और पूरे तथ्यों के साथ कैसे पेश किया जाए, सिद्धार्थ जी उसके लिए जाने जाते हैं। मैं अभी रविंद्र जी के पास आऊंगी। रविंद्र जी, सवाल मेरा ये है कि ये तो है ही, देखिए अरुण जी ने और सिद्धार्थ जी ने एक तरह से तमाम बातें यहाँ पर खोल के रख दी कि कैसे ये पाखंड है और ये किस तरह से मूर्ख बनाने का। उनको लगता है कि अभी भी वो कोई फूल्स पैराडाइज में रहते हैं। उन्हें लगता है कि जो वो कहेंगे बस अब सभी सुनने के लिए उनको तैयार है, जब भी जो कहेंगे और पूरा हिंदुस्तान जो है वो दीवाना हो जाएगा या बेकरार हो जाएगा। बिल्कुल वही वो इस तरह से सोचते हैं। इस पर तो मैं चाहूंगी कि आप एक कमेंट करें, क्योंकि आप ही ने जो मुझे वीडियो भेजी है वो भी बड़ी हास्यास्पद है। बताइए, देश की जो वित्त मंत्री हैं वो बाकायदा तौर पर दिल्ली के लक्ष्मी नगर में जाकर वो दिल्ली के जो स्टेशनरी जो शॉपकीपर्स हैं उनको गुलाब दे रही हैं, और गुलाब देकर बाकायदा तौर पर कैमरों के साथ जाकर वो गुलाब दे रही हैं, और उनसे मतलब ये पूछने की जाहिर सी बात है कोशिश की, भाई अब आपके दिन कैसे फिर गए, हमने तो जीएसटी का स्लैब चेंज कर दिया है, और जो उनको नुकसान हुआ 8 साल का उसका क्या। दूसरी बात कि आपने जो एक और 40% का इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि दरें नहीं बदली हैं, कि ना जाने आसमान फट गया है, जमीन फट गई है, और ना जाने क्या हो गया है, ये बताने की कोशिश की जा रही है। इस पे तो आप कमेंट करिए ही, लेकिन उसके साथ साथ उमर खालिद को लेकर जो आज दिल्ली हाई फिर से सुप्रीम कोर्ट में फिर एक और तारीख दे दी गई है। हालांकि पता नहीं इसको मैं रिलीफ कहूँ या कुछ कहूँ कि हाँ चलिए एक कुछ सांस लेने के लिए है, मैं ये सब नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि ये बेकार की बातें हैं। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर दिया गया है और 7 तारीख को फिर से सुनवाई होगी। अब खैर मनाए कि उस दिन भी जजेस साहब हों, वो सुन लें, पता नहीं कोई छुट्टी पर चला जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, कुछ और हो जाए तो पता नहीं है। तो इंसाफ के मायने इस देश में क्या है मुसलमानों के लिए, वो शायद हम सबसे बेहतर, जो हम तमाम चारों लोग बैठे उससे बेहतर तो कोई एक समझ नहीं सकता। जी नमस्कार बुशरा जी। एक तो भाई सिद्धार्थ ने जो कंघी खरीदी थी उसी दुकान से मैं भी ले आया हूँ। सिद्धार्थ भाई भाई मेरे पास कंघी का कोई काम नहीं बचा है मेरे पास कंघी का कोई रोल नहीं है। अरुण जी तो हैट लेके आ ही गए अपना, ये भी पता लगे इसके ऊपर भी वही लिखा है। ये भी चीनी है, ये भी चीनी है।
ये भी क्लियर। तो ये तो क्लियर हो ही गया है कि ये बात बिल्कुल सही है कि भाई जब आत्मनिर्भर बनने के लिए तो पहली कंडीशन तो यही है ना कि घर में सब सामान बने। और देखिए, ये जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी की डेवलपमेंट अगर हम लोग पहले दिन से देखें जब भारत आज़ाद हुआ, तो देखिए दो धाराएं चली देश में, अलग अलग विचार दो थे। एक विचार नेहरू का था, एक गांधी का था। गांधी गांव को मजबूत बनाने की बात कहते थे। वो हमेशा ये बात बोलते थे कि जो गांव है वो केवल लोगों के रहने की जगह नहीं है, वो एक आर्थिक इकाई है। और गांव में जो व्यक्ति रहता है, कारपेंटर रहता है, मैसन रहता है, किसान रहता है, सब लोग जो रहते हैं वो एक दूसरे का काम करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, बार्टर सिस्टम चलता है और सबका जीवन एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, सही तरीके से चलता है। इसलिए हमको गांव को मजबूत करना चाहिए। उस इकाई को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारे देश की तरक्की। दूसरा विचार नेहरू का था। वो कहते थे गांव से ज्यादा हम लोगों को शहरों को डेवलप करना है। क्यों? क्योंकि शहर में बड़े उद्योग लगाने जरूरी हैं, ताकि गांव से लोग आकर उनको रोजगार मिलेगा, वो शहर में आएंगे, शहरों की तरक्की होगी, लोगों का इनकम बढ़ेगी। ये दो विचारों पे देश हमारा चलता रहा। 91 के बाद ये लिबरलाइजेशन जब हुआ तो लगभग ये बात क्लियर हो गई कि हम लोग अब उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे जिसकी नींव नेहरू ने पहले डाल दी। लेकिन ये जो कंफ्यूजन आया इस सरकार के आने के बाद, जिसने बिना किसी काम के बगैर कुछ करे अपने आप को आत्मनिर्भर घोषणा करने की जो कोशिश की थी, और उसके लिए एफर्ट्स कुछ नहीं किए गए। अब मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, जो भी कई सारे शुरू में जो पॉलिसी सरकार लेके आई थी, उन पॉलिसीज के बारे में सरकार ने कोई श्वेत पत्र जारी नहीं किया कि वो कितने % उसमें जो हम लोगों ने सेटअप किए थे, स्टार्टअप्स किए थे, वो कामयाब। कोई आइडिया नहीं है। तो उसमें कुछ जरूर हुए होंगे, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि सारे फेल हो जाए, कुछ जरूर हुए होंगे। लेकिन उसकी डिटेल्स अगर दे दी जाती, कितना % हुआ, कितने लोगों को रोजगार मिला, तो शायद एक क्लियर पिक्चर लोगों के सामने आती। ऊपर से जो इंडस्ट्रीज जिनको सरकारों ने सेटअप किया था, उन इंडस्ट्रीज को जब एनडीए की सरकार अटल बिहारी वाजपेयी की बनी, तब भी डिसइन्वेस्टमेंट का एक अलग मंत्रालय बनाया गया। अरुण शौरी उसके मंत्री बने थे। और अब जब सरकार आई है, तब भी जो पहले से बनी हुई हमारी जो सरकार की अलग अलग बड़े बड़े उद्योग थे, कारखाने थे, उन उद्योगों को, कारखानों को कैसे प्राइवेटाइज किया जाए, इस पर जोर दिया, इस पर फोकस किया। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उसके बाद ये काम होते थे तो किसी एक कंपनी पर आरोप नहीं लगते थे। अब मसला ये हो गया कि ये सारे जो उद्योग उस जमाने के बने हैं, ये एक व्यक्ति के पक्ष में जाता है। एक व्यक्ति ही है जिनको ये सब सारा सामान दिया जाता है, और एक व्यक्ति पर अगर इकोनॉमी उस किसी भी इंसान के एक व्यक्ति को केंद्र में रखकर अगर पॉलिसीज बनेगी, तो जाहिर है उसका नुकसान आम आदमी को होना तय है। अगर यही पॉलिसीज रहती, और इन पॉलिसीज में जो बड़े कारोबारी दूसरे भी हैं इस देश में, देखिए बहुत सारे कारोबारी हैं, टाटा हैं, बिरला हैं, बहुत हैं जो वर्षों से इस देश में कारोबार करते रहे, उन कारोबारियों को भी अगर इन्वॉल्व किया जाता थे उसी तरीके से, तो शायद आज हमारी स्थिति ऐसी ना हो, हम लोग बेटर कर पाते। और जो सरकार पॉलिसीज लेके आई थी, उन पॉलिसीज में किन्हीं भी कारणों से अगर वो खराब हुई, खत्म हुई, तो अगर ये लोग इन्वॉल्व होते, तो बुद्धिमान लोग थे, तो शायद उसकी स्थिति ऐसी ना होती। हम लोगों की जो इकोनॉमी है उसको इतना बड़ा धक्का ना लगता। लेकिन क्योंकि केवल एक व्यक्ति को उसका बेनिफिट देना था, बाकी लोगों को वो फायदा नहीं पहुंचाना था, इसलिए उन कारोबारियों को अपने से दूर किया गया, पूरे सरकार का जो सिस्टम था उससे दूर किया गया, और एक व्यक्ति के ऊपर फोकस किया गया, उससे नुकसान देश को हो गया। और यही वजह है कि आज हम लोग जो स्थिति में आ गए हैं, 10-11 साल की जो सरकार की पॉलिसी थी, उससे पहले की जो 10 साल के सिस्टम था, जिसमें एक हिंदुस्तान एक रोबस्ट इकोनॉमी के तौर पर देश भर में जाना जाता है। हमारे जो प्रधानमंत्री थे वो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, उनकी जो छवि थी इकोनॉमिस्ट के तौर पर, उसका बेनिफिट हम लोगों को मिला। लेकिन इन सालों में, ये 10 साल जो आए हैं, इनमें भारत ने वो सब कमाया हुआ खो दिया। हम लोग जो 2014 में सरकारें छोड़कर गई थी, जिस दिशा को दिखा के गई थी, नोटबंदी से उसको पहला धक्का लगा, उसके बाद कोविड, जीएसटी, ये तमाम चीजें उसको कमजोर करती चली गई। कहीं से भी हम लोगों को इकोनॉमिक तौर पर मजबूती नहीं मिली। एफडीआई जो होता है एक बड़ा साधन होता है सरकारों का, कि वो अगर एफडीआई लेके आती हैं तो उम्मीद होती है कि अब इससे हमको रोजगार बढ़ेगा। एफडीआई में भी कमजोरी आई।
क्योंकि कई जगह ऐसी है कि सरकार और सेंटर के बीच में तालमेल की बड़ी भारी कमी दिखी। सरकार जो काम कर रही है वो दोनों सरकारें जो काम कर रही थी वो ठीक से नहीं कर पाई। आज भी सेंटर के हस्तक्षेप के बिना या के बावजूद भी, अलग सरकार होने के बावजूद भी, तमिलनाडु जो है वो सबसे ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र आज भी बना हुआ। अब तमिलनाडु में तो कामराज के बाद से कभी भी सेंटर कोई भी राष्ट्रीय पार्टी ने शासन नहीं किया। आखिरी 1965 में कामराज की सरकार थी, रीजनल पॉलिटिकल पार्टी, उन लोगों ने अपना काम किया है। लेकिन भारत ओवरऑल जो कहने की बात लब्बलुबाब जो है बुशरा जी, वो है कि खराब पॉलिसी जो है, गलत पॉलिसीज सबसे बड़ा कारण है। उन गलत पॉलिसीज को ऑन अप करने की जरूरत जहां थी वहां पर सरकार ऑन अप नहीं कर पाई। उनका ठीकरा किसी दूसरे के सिर फोड़ती रही, ये लोग जिम्मेदार हैं, ये लोग जिम्मेदार हैं। गलत आंकड़े या आंकड़े ही नहीं दिए, इतनी बार तो हम लोगों को आंकड़े ही नहीं दिए जाते हैं। आंकड़े दिए जाते हैं, वो गलत आंकड़े दिए जाते हैं, वो बार बार कंटेस्ट किए जाते हैं। और इन बातों को जब आप इग्नोर करेंगे, दरकिनार करेंगे, तो जाहिर है उसका नुकसान एक दिन तो आम आदमी को होना तय है। वो हम लोगों को हो रहा है। निर्मला सीतारमण वो लक्ष्मी नगर की इतनी बड़ी मार्केट में 10-10, 20-20 रुपए के पेन बेचने वाली, कॉपी बेचने वाली एक स्टेशनरी की दुकान मिली, जहां से वो इस बात का अंदाजा लगाएंगे कि जीएसटी का कितना अच्छा प्रभाव पड़ा है। बीच में हालांकि हो सकता है प्याज की कोई दुकान भी आई होगी, लेकिन वो तो खाती नहीं प्याज, इसलिए उस दुकान पर पाई होंगी वो, तो सीधी वो पहुंची स्टेशनरी के शॉप पे। अब अगर उनको जाना था किसी दुकान पर तो जाती वहां पर जहां पर इसका ज्यादा असर पड़ना था, या उस बाजार का वो दौरा करती। इस बाजार में गई है, लक्ष्मी नगर बाजार आप जानती है ठीक ठाक मार्केट है, और उसके पहले जहां वो रहती है उनके बगल में भी बहुत सारी मार्केट है, वहां भी जा सकती थी, बगल में खान मार्केट भी है, लेकिन उन्हें वहां चूज किया ताकि एक फोटो ऑफ कर दिया जाए, लेकिन उसका कोई लाभ हम लोगों को दिख नहीं रहा। ये जो स्लैब्स में बदलाव किया गया है, आम आदमी को क्या इससे कितना असर पड़ेगा? जो आज आम आदमी खरीदार है उसको बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, मुझे लगता नहीं है इसका। और कोई इतना ज्यादा असर पड़ेगा कि सरकार का डेस्परेशन दिखाता है, ये सरकार का डेस्परेशन दिखाता है, वित्त मंत्री का डेस्परेशन दिखाता है। नहीं, वो तो प्रधानमंत्री का भी दिखाता है। आप क्या इतना बड़ा, ये इतनी बड़ी बात हो गई थी इस देश में, कोई अगर आपने 2-3 जो डिफरेंट जो कर थे, जो आप टैक्सेस लगा रखे थे, उनमें बदलाव करना क्या इतनी बड़ी बात है कि उसको प्रधानमंत्री बोलने के लिए आएंगे देश में? लेकिन क्योंकि हर चीज को बड़ा बना के दिखाना है, उसका लाभ मिले या ना मिले, लेकिन पब्लिसिटी पे इतना पैसा लगा देना है कि लोगों को लगे कि कुछ लाभ मिला है। अब जीएसटी जिस दिन लगाया गया संसद भवन के भीतर, जिस दिन ये कानून पारित किया गया, रात को 12 बजे हाउस बुलाया गया। तो रात को 12 बजे हाउस बुलाने की क्या जरूरत थी? रात को 12 बजे इस बिल को पारित करने की क्या जरूरत थी? लेकिन क्योंकि हम लोग और कुछ नहीं कर पाए बड़ा, तो इसलिए इसी बात को बड़ा बना के दिखाओ, रात को लोगों को बुला लो। तो ये वो सब वही कहानियां हैं कि अपने आप को बड़ा बना के दिखाना। उसके पीछे जब आप लोग रिसर्च करने जाओगे तो आपको उसके बारे में कुछ मिलेगा नहीं, और उस पर फिर एक गोदी मीडिया का ऐसा सेटअप किया हुआ है कि वो आपकी बात को आम आदमी तक पहुंचने नहीं देगा, और इसलिए आम आदमी उसी असमंजस में जो है वो घूमता चला जाएगा। अब मजबूरी ये है कि त्योहारों का सीजन आ रहा है, त्योहारों का जब सीजन आएगा तो जाहिर है जो मार्केट के ऊपर प्रेशर है, उसका प्रेशर किसी तरीके से ईज आउट हो, ये इनकी कोशिश सरकार की इस वक्त पे है। लेकिन अभी तक जो बाजारों के संकेत हम लोगों को पिछले इस तिमाही में मिले, वो तो कोई बहुत उत्साहवर्धक है नहीं, वो तो काफी कमजोर संकेत मिल रहे हैं। ऐसे में इससे कितना बूस्ट होगा ये हम लोगों को मुझे लगता है देखना पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत ज्यादा इससे अंतर आएगा इस बात की संभावनाएं तो लगभग सारे इकोनॉमिस्ट मना ही कर रहे हैं। अब आखिरी बात आपने जो पूछी शर्जील इमाम, देखिए वो तो इतने लंबा समय बीत गया है, अभी तक तो ट्रायल भी नहीं शुरू हुई, तो उस और ये तो रूल हम लोग बचपन से पढ़ सुनते आए हैं कि भाई बेल इज द रूल, जेल इज एक्सेप्शन। यहाँ पर उल्टा हो गया है, यहाँ पर उल्टा हो गया है। उनके ऊपर क्या ऐसे उनके खिलाफ सबूत मिले हैं वो दिल्ली पुलिस ने दिए नहीं, अभी तक बताया नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला गया, जजेस रिटायर होने के बाद भी इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं। हम लोग कल देख रहे थे चंद्रचूड़ साहब का कहीं इंटरव्यू चल रहा था कई जगह पर। वो आमतौर पर तो जजेस ऐसा करते हैं नहीं कि किसी केस की मेरिट जो उनके सामने आया हो उसकी मेरिट पर चर्चा करें, लेकिन वो इस पर भी चर्चा कर रहे हैं और उस पर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब वो बाहर दे भी नहीं पा रहे। तो किसी भी व्यक्ति को जेल में रखना 5 साल तक, तो हमने देखा था कसाब की भी ट्रायल हुई थी, उसकी ट्रायल हुई, फेयर ट्रायल हुई,
पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये कह दे कि ये फेयर ट्रायल नहीं है। उसको सारे मौके दिए गए, सुप्रीम कोर्ट तक उसका केस गया और उसके बाद उसको जो सजा कानून ने मुकर्रर की वो मिली थी। तो आखिर इन लोगों का ऐसा क्या इनके ऊपर ऐसा आरोप है कि इनके ऊपर अभी तक, और चलिए आरोप है, साबित हो जाएगा, इनको सजा दो भैया, कौन मना कर रहा है, सजा मिलनी चाहिए। अगर इन्होंने गलत किया है तो सजा मिलेगी और मिलनी भी चाहिए, लेकिन पता तो लगे, इतना अधिकार तो इनको भी है ना कि भाई इनको पता तो लगे इन्होंने जो किया वो गलत है, उसकी ट्रायल तो इनको भी अधिकार है, ट्रायल शुरू होने का, उसके बाद अपना पक्ष रखने का, वो पक्ष रखने का मौका ही नहीं मिल रहा है। तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है, इसलिए आज ये मुद्दा इतना बड़ा बना हुआ है। अब उम्मीद करते हैं कि अब जल्दी ट्रायल शुरू हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस को नोटिस तो भेजा है, वो जवाब देंगे, लेकिन जवाब भी आप जानते ही हैं किस तरह का जवाब आता है। लेकिन अब कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, तो हम तो सम्मान सुप्रीम कोर्ट का करेंगे। बिल्कुल। और ऐसा कहने का दिल चाहता है कि हमें करना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का सम्मान, लेकिन जिस तरह के इंसाफ के जो मायने जिस तरह से बदल रहे हैं, जिस तरह के जजमेंट्स हम देख रहे हैं, और जजमेंट्स भी इस हिसाब से आ रहे हैं, इंसाफ भी इस हिसाब से आ रहा है, आपने क्या क्राइम किया है ये नहीं, बल्कि आप जी एक अरुण जी बैठे हैं, इन्हीं के प्रदेश में एक व्यक्ति को सजा हुई, उसके ऊपर कुछ एलिगेशंस थे, उनको सजा हुई, हाई कोर्ट ने सजा उनकी मुकर्रर की, और उसके बाद उनकी सजा को कम कर दिया गया, उनको खत्म हो गई सजा, 7 साल की सजा थी, खत्म हो गई। उस व्यक्ति को 11 साल तक जेल में रख दिया, अरुण जी को याद भी होगा, 4 साल 5 साल एक्स्ट्रा जेल में रख दिया। अभी हाल की घटना है, उनसे पूछा भैया 25 लाख रुपए मुआवजा देने के लिए कहा, उसको मुआवजा दिया गया कोर्ट से कि भैया इसको मुआवजा दो, जिस आदमी की सजा हो गई 5 साल पहले खत्म, उसको अभी भी रखे हुए हो यार तुम, उस व्यक्ति तक कभी ये पहुंचा ही नहीं कि तुम्हारी सजा खत्म हो गई। उसके बाद जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसने जाके उस केस को फॉलो अप किया, तब उस व्यक्ति को बाहर निकलवाया। तो इस तरह की स्थिति है, बिल्कुल कंट्रोल्ड है, लाल फीताशाही है, और ये न्याय तंत्र में ऐसा होना वाकई बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल बिल्कुल, यही सबसे ज्यादा चिंता की बात है। अरुण जी, आप कैसे इसको देख रहे हैं? उमर खालिद हो, गुलफिशा फातिमा हो, ये स्टूडेंट थे, स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे, शर्जील इमाम हो, या फिर शिफाउर रहमान हो, या इसके अलावा शादाब हो। अब आप ये देखिए कि कभी कभी मुझे ये भी बड़ी बेईमानी और नाइंसाफी सी लगती है कि जिनको लेकर हेडलाइंस बन जाती हैं उनके नाम तो हमें पता होते हैं, लेकिन जिनके लेकर हेडलाइंस नहीं बन पाती हैं उनके हमें नाम तक भी नहीं पता होते, और वो लोग भी 5 साल से ही जेल में हैं। ऐसे 10 ऐसे नाम हैं, लेकिन हम अक्सर जो है 2 से 3 नामों की बात करके और हम इसको खत्म कर देते हैं। तो ये भी उन परिवारों के साथ, जो परिवार लगातार ये इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके वो लोग जो है वो बाहर निकल कर आएंगे। क्योंकि अभी आप ये देखिए कि मुझे लगता है कि जितना उनके ऊपर कोई आरोप भी होंगे उससे ज्यादा की सजा तो वो लोग काट चुके हैं, या उतनी तो काट ही चुके होंगे। अभी तक ये पता ही नहीं है उन्होंने जुर्म क्या किया है। आपने उन्हें अरेस्ट किया, ट्रायल ही नहीं हुआ, हाई कोर्ट से तारीख पे तारीख, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी तारीख पे तारीख, एक तरह से टाल मटोल वाला रवैया, और अब फिर से एक और तारीख। बुशरा जी, बहुत दुखद स्थिति है। मैं यूं कहूं कि न्याय की देवी हमारे यहाँ, उसकी आंख पे पट्टी बंधी है, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि उसकी आंख नहीं, आंख, कान और मुंह सब बंद है। न वो देख रही है, न वो सुन रही है, न वो बोल रही है। मेरा मानना है, जैसा कि अभी रविंद्र ने कहा, कि अगर इन सब ने कोई गलती की है तो आप उनको उनके अपराध का पहले विवरण दीजिए और उसके बाद सजा दीजिए। 5 साल कोई ट्रायल नहीं, तारीख पर तारीख, क्यों भाई? आप बताओ तो क्या किया है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद कीजिए भीमा कोरेगांव, वहां बूढ़ों को, फादर स्टेंस मर गए बेचारे जेल में, वो सिपर तक नहीं मिला उनको। ये देश की न्याय व्यवस्था है। आप क्या सवाल पूछेंगे और किससे पूछेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि पिछले 10-11 सालों में जो बदलाव आया है उसमें संवेदना शब्द जो है वो अपना मायने खो चुका है। बस जब देश का मुखिया आपको कपड़ों से पहचानता है, देश का मुखिया आपको लेकर के तरह तरह की टिप्पणी करता है, तो आप उस देश में ये कैसे सोच सकते हैं कि आपके अधिकार उतने ही हैं जितने दूसरे के हैं? मुझे ऐसा लगता है ये खुला मानव अधिकारों का उल्लंघन है। 5 साल तक आप बिना ट्रायल के रखे हुए हैं, और उसके बाद अभी जो पिछले दिनों छूटे हैं जिन पर कोई आरोप सिद्ध नहीं हुआ, उसके दिए कौन जिम्मेदार है?
जो पुलिस अगर झूठे मामलों में लोगों को बंद कर रही है तो बेहतर होता कि जब अदालत उन्हें बरी करे तो वो पुलिस जिसने उन्हें अरेस्ट किया था, जिनके खिलाफ फर्जी सबूतों के आधार पर केस बनाया, उस पर भी तो सवाल उठाए, लेकिन नहीं उठ रहा है। लगातार सामने देखिए पश्चिमी देशों में क्या है, अगर गलती करती है पुलिस तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ता है। हमारे यहाँ तो ऐसा है नहीं। हमारे यहाँ मलियाना कांड भी हुआ था, आप याद कीजिए, अभी तक केस चल रहा है। हमारे यहाँ भीमा कोरेगांव का है, लोग अभी अपने घरों में कैद हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। आज की तारीख में सबको पता है कि तकनीक कितनी एडवांस हो गई है। मैं जिस डेस्कटॉप से आपसे बात कर रहा हूं इसमें कोई भी चीज फीड की जा सकती है, लेकिन कल मैं पकड़ा जाऊंगा उसके लिए और मुझे सजा होगी। अब ये सवाल है कि अगर कहा जाता है कि आप अपने आप को बेगुनाह साबित करिए, तो पहले ये तो बता दीजिए माय लॉर्ड कि गुनाह क्या किया है, गुनाह क्या है, और क्या इस देश में दो नागरिकों के लिए दो कानून हैं क्या? ये सबसे बड़ी चीज है। बिल्किस बानो के बलात्कारी समय से पहले छोड़े जाते हैं, उनका सार्वजनिक अभिनंदन होता है, उनका सम्मान होता है। क्यों? इसका जवाब किसी ने नहीं दिया। कायदे से तो उस राज्य के मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाना चाहिए था, लेकिन किसी ने सवाल नहीं पूछा। और उनसे क्या उम्मीद करें? उनकी चमड़ी तो इतनी मोटी हो गई है कि उस पर चींटी तो छोड़िए, केकड़ा रेंगता रहे तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। तो ये जो है ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। सर्वोच्च न्यायालय तो ये आदेश दे सकता था कि आप लाइए भाई, ट्रायल शुरू कीजिए, अभियोग पत्र लाइए, बताइए, चार्जशीट दीजिए। लेकिन अब दिल्ली पुलिस से पूछना, अब तारीख पर तारीख, इस पर क्या कहें? क्योंकि ये कहते हुए भी अब डर लगता है कि कब माय लॉर्ड नाराज हो जाए तो हमें और आपको ही बुला लें कि चलो आप भी वहीं चलो। लेकिन वही बात है, अभी तक पट्टी बंधी थी उस देवी के, अब कान और मुंह दोनों बंद हो गए। क्योंकि आप जो नई व्यवस्था की है, जो पुरानी व्यवस्था है, जो रविंद्र ने कहा कि भाई 100 गुनाहगार छूट जाए पर एक निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, ये हमारे कानून का मोटो है। पर आपने जेल में ठूंस रखा है, चाहे वो आप हाथरस कांड में वो केरल का लड़का था उसको देखिए, कितने लोग हैं जो जेल में पड़े और जिन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। भोपाल में तो जेल से निकाल के लोग मार दिए गए थे, उसमें मैंने सवाल तब पूछा था, आज तक कुछ नहीं है, कोई उसकी सफाई नहीं, कोई वो नहीं है, जेल के भीतर से निकाले और मार दिए गए। मैं आज भी कहता हूं वो सारा चीज अब, लेकिन करोगे क्या आप? सुनने वाला कौन है? क्योंकि आपके साथ कोई खड़ा नहीं हो रहा है जो बोल रहे हैं। आप देखिए संसद के भीतर हम लोग तो आम आदमी है, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनकी क्या स्थिति है? उनको नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो हम किस दौर में आए हैं? हम कहां पहुंचे हैं? ये कौन सा भारत है? इसके कौन से कानून हैं? ये आप देखिए ना कि कहीं एक छोटी सी चीज होती है, तत्काल एक गाली को लेकर के राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। लेकिन मणिपुर में एक फौज के सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र किया जाना, उसके साथ बलात्कार किया जाना, हत्या किया जाना, इस पर किसी की आत्मा नहीं चेती, कोई नहीं बोला। पहलवान लड़कियां हरियाणा की सड़कों पर रोती रही, पुलिस उन्हें घसीटती रही, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह पर कोई सवाल नहीं उठाया, देश के प्रधानमंत्री ने भी नहीं। और मजबूरी में उनका टिकट काटा तो उनके बेटे को टिकट दिया। वहां ये जो है गांधी परिवार पर ये आरोप लगाते हैं कि परिवारवाद है, वहां एक सीट जीतने के लिए परिवारवाद दिखाई नहीं पड़ा इनको। तो अब ये दोहरे मापदंड वाले लोग हैं, इन्होंने इस देश की बुनियाद हिला दी है। जो हमारा गंगा जमुनी संस्कृति का देश था, जहां मैं जिस गांव से आता हूं बुशरा जी, आज भी वहां पीर साहब का आला भी है हमारे मंदिर में। हम कभी ऐसे नहीं है, हमारे बचपन में हमारे गांव में एक मौलाना साहब थे, वो पूरे गांव को दावत देते थे, ठीक है अपने अपने नियम, सब बनाओ खाओ सब मस्त रहो। लेकिन अब मुसलमान शब्द जो है, मुसलमान नाम, उसको आपने गाली बना दिया है। कि किसने बनाया? ये आम आदमी ने नहीं बनाया है, इस देश के प्रधानमंत्री ने बनाया है। जब वो ये कहते हैं कि आपका मंगलसूत्र लूट लिया जाएगा, भैंस खोल ली जाएगी, कपड़ों से पहचाना जाएगा, और घुसपैठिए की बात वो 11 साल सत्ता में रहने के बाद कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि बिहार में घुसपैठिए कहां से आ रहे हैं? क्यों?
गृह मंत्रालय देश का वो बॉर्डर की सिक्योरिटी देखता है, डिफेंस मिनिस्ट्री देश की जो बाकी चौकसी करती है, तो फिर बिहार तक पहुंचे कैसे लोग? और दूसरी जो सबसे शर्मनाक बात है, आज घुसपैठियों का रास्ता खुला है, आपने सबने किसी ने ध्यान नहीं दिया। जरा ध्यान कीजिए कि नेपाल का बॉर्डर बिहार से सीधा लगता है। नेपाल में क्या हो रहा है? नेपाल में अब कौन है? शी जिनपिंग साहब की पूरी टीम नेपाल में काम कर रही है बहुत अच्छे से। पहले तो ये होता था कि बिहार से लगे बॉर्डर में नेपाल में बहुत मदरसे खुल गए, वो पाकिस्तान आ गया और पाकिस्तान वहां से जो है वो नकली नोट भेज रहा है। याद कीजिए, आपको याद होगा, रविंद्र को भी याद होगा, कुछ साल पहले बॉर्डर के बैंकों में नकली नोट पहुंच गए, बैंक के कैश डेस्क में पहुंचे थे, तो वो वाया नेपाल पहुंचे थे। और अब तो नेपाल चीन का प्लेइंग फील्ड है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे गले में, भारत माता के गले में जलते हुए टायरों की माला पड़ गई है। आप शुरू करिए पाकिस्तान से आइए, मालदीव आइए, श्रीलंका आइए, बांग्लादेश आइए, म्यांमार आइए, उसके बाद अब आ गए नेपाल। बचा क्या है? चारों तरफ आ गए, आपके साथ नहीं है कोई। ये आपकी विदेश नीति है। और घर के भीतर आप लगातार कॉर्नर कर रहे हैं एक कम्युनिटी को, आप लगातार ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है बुशरा जी, क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे कि जो 25 करोड़ से ज्यादा आबादी है उसको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पे क्यों तुले? अगर किसी ने अपराध किया है, अगर कोई आरोपी है, तो सिद्ध कीजिए और फांसी दीजिए, लेकिन ऐसे तिल तिल करके मारिए मत, पूरी कौम को मत कटघरे में खड़ा कीजिए। आखिरकार वो भी देश के नागरिक हैं और आप उनके प्रधानमंत्री भी हैं, और आपकी इतनी हैसियत नहीं है कि आप उनके लिए व्यापार और दूसरा देश बना सकें, वो भी नहीं है। और ये भी नहीं है कि आप उनको एलिमिनेट कर सकें, उनका नरसंहार कर सकें। फिर क्यों नहीं आप उनको उनका हक देते? अगर अपराध कर रहे हैं सजा दीजिए, कानून आपने बनाए हैं, लेकिन अपराध नहीं है तो ये मत कीजिए। ये नारकी जीवन जीने के लिए जी, जाहिर सी बात है, चिंता का ये तमाम विषय है। अब तो हालत ये हो गई है कि आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगा देने पर भी लोगों के ऊपर केसेस हो रहे हैं, उनको जेल भेजा जा रहा है। यानी कि अब आप ये भी नहीं कर सकते कि अपनी अकीदत का भी अगर आप इजहार करें तो वो भी अब जुर्म हो चला है। तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ कोई भी हिंदू संगठन, हिंदुत्ववादी संगठन, बजरंग दल हो, हिंदू सेना हो, कोई भी सरफिरे लोग जो हैं वो उठकर किसी के खिलाफ शिकायत कर देंगे और मुसलमानों के खिलाफ ही कर देंगे और उनको जेल जो है वो भेज दिया जाएगा। जी कृष्णा जी, ऐसा सिर्फ मुसलमान नहीं, सिखों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है। मणिपुर में कौन है आदिवासी? पंजाब में क्या है? अगर आप याद कीजिए, अमेरिका और कनाडा से संबंध बिगड़े क्योंकि वहां बैठे सिखों की हत्या करने की कोशिश की गई। किसने करवाई? वो दुनिया जान रही है। ये जो चीज है, आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, बना लीजिए, लेकिन पहले ये तय तो कीजिए कि जो बाकी लोग हैं उनका आप क्या करेंगे। ये जो सबसे बड़ी चीज है, एक नफरत फैलाना, देश के भीतर नफरत की जो दीवार बनाई है, उसको खत्म करने में इस देश को जितने 75-78 साल लगे थे आजादी के बाद खड़ा होने में, उसको अब उतना ही समय लगेगा पटरी पे आने में। इतनी बुरी स्थिति है। ये हमारी आने वाली पीढ़ी के साथ है। बिल्कुल वक्त की कमी है, बहुत कम वक्त है। रविंद्र जी, 30 सेकेंड आपको, आपका लास्ट कमेंट। भाई, हमने तो बुशरा जी इस देश को एक साथ ही देखा है। ये जो पूरा बड़े सगीर है, हिंदुस्तान एक ही था, आज से नहीं। जब अफगान लोग किसी भी मजहब के रहे हों, उन्होंने जब हिंदुस्तान पर आक्रमण किया तो भारत के हिंदू मुसलमानों ने सबने साथ मिलकर उनका जवाब दिया है। अब अगर नया सिस्टम कुछ हो गया हो तो भाई उसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन अभी तक जो पढ़ा है, देखा है, वो तो यही है कि भाई भारत पर जब भी आक्रमण हुआ, पंजाब पर हुआ, किसी दूसरे हिस्से पर हुआ, तो सब लोगों ने साथ मिलके उसका जवाब दिया। और यही हिंदुस्तान की जो है वो यकजहती थी, यही हमारी गंगा जमनी तहजीब है। बाकी तो भगवान जो करेगा। जी बिल्कुल, लेकिन जाहिर सी बात है, हम एक सेकुलर डेमोक्रेटिक एक नेशन में रहते हैं और जहां पर संविधान ने सबको इक्वल राइट दिए हुए हैं। इंसाफ के मायने भी सबके लिए एक जैसे होने चाहिए। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। नेहरू की हमें वो बात याद रखनी चाहिए। नेहरू ने ये कहा था कि आप स्टेट का कोई रिलीजन नहीं हो सकता है, और जब तक आप तमाम मजहबों को साथ में लेकर हम नहीं चलेंगे, तब तक एक आज़ाद भारत का वो तस्वुर हम नहीं कर सकते हैं। और अब आप ये देखिए कि क्या कुछ हो रहा है, तो वो भी हमारे सामने है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। अरुण जी आपका,
रविंद्र जी आपका कार्यक्रम का हिस्सा बने